दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मन में सोचे हुए कार्य की दूसरों से चर्चा न करें। जिस काम को दूसरे लोग जान जाते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती। नमस्कार, मैं हूं रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास पॉलिटी का 9th चैप्टर, बाजार में एक कमीज, यानी कि ए शर्ट इन द मार्केट। तो देखिए, हमने 7वां चैप्टर पढ़ा था विज्ञापनों का समझना। उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से मनुष्य पर विज्ञापनों का प्रभाव पड़ता है और वो चीज़ों को खरीदता है। फिर वो चीज़ों को खरीदने के लिए कहाँ पर जाता है? बाज़ार में जाता है। तो बाज़ार के अंदर जाकर के हम उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे आसपास में किस किस प्रकार के बाज़ार होते हैं। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। हमने ये भी जान लिया कि हमारे आसपास किस तरह के बाज़ार होते हैं। तो बाज़ारों में हम क्या करते हैं? बाज़ार में जाकर के हम वस्तु खरीदते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर बताया है कि एक निचले स्तर से लेकर के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए कोई वस्तु मार्केट तक पहुंचती है और उसके बाद उपभोक्ता इनको खरीदते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कहानी बताई गई है कमीज़ के निर्माण की। ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, एक केवल और केवल एक समझने लायक छोटा सा चैप्टर है और ज़्यादा टाइम भी इसके अंदर हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से डायरेक्टली बता देता हूं कि कमीज का निर्माण किस प्रकार से होता है बाजार के अंदर। देखिए, कमीज निर्माण का पहला चरण तो यही आता है कि सबसे पहले किसान क्या करता है? अपने खेत के अंदर कपास को उगाता है। जब कपास उग जाती है तो उसके बाद वो उसके जो कपास की रुई होती है वो उसको इकट्ठा करता है और उस रुई को वो अपने पास के व्यापारी को बेचता है। कोई छोटा बड़ा व्यापारी होता है, उस व्यापारी को रुई बेचता है। फिर वो व्यापारी क्या करता है? जो किसान से उसने रुई प्राप्त करी थी या खरीदी थी, उस रुई को वो बेचता है अपने निकट की कपास मंडी के अंदर। उस कपास मंडी के अंदर उसके आसपास के जितने भी जो एरिया होते हैं, उस एरिया के सभी व्यापारी एक जगह पर कपास को इकट्ठा करके बेचते हैं। ठीक है। फिर अगले चरण में उस कपास मंडी से वो जो रुई होती है, उस रुई को जिनिंग मिलें होती है वो खरीद लेती है। ठीक है। जिनिंग मिलें क्या होती है? जिनिंग मिलों का काम होता है कि वो रुई को खरीद करके फिर रुई के अंदर जो बीज होते हैं उन बीजों को हटाती है और कपास के गट्ठर बनाती है। तो चौथा चरण यही आ जाता है कि फिर जिनिंग मिलों के अंदर कपास से बीज हटा करके और फिर उस कपास का गट्ठर बनाया जाता है। उसके बाद 5वां चरण आ रहा है। 5वें चरण के अंदर क्या होता है? जिनिंग मिलों के बाद में सूत काटने वाली जो मिलें होती है, ये जिनिंग मिलों से वो कपास के गट्ठर को खरीद लेती है और बाद में सूत काटने वाली मिलें उस कपास से धागा बनाती है। यहाँ तक आप चरण समझ गए। उसके बाद उस धागे को व्यापारी खरीद लेते हैं और फिर उस धागे के माध्यम से कपड़ा बनता है। तो इस प्रकार से खेत में कपास बोने से लेकर के अंततः धागे से कपड़ा बनाने तक की ये प्रक्रिया चलती है और उसके बाद आपको रेडीमेड वस्त्र भी बने हुए मिलते हैं, पैंट कमीज, या आप कपड़ा खरीद करके टेलर के माध्यम से भी बनवाते हैं। तो ये एक छोटा सा स्टेप है, आप समझ गए सारे के सारे स्टेप क्या थे। अब देखिए, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर कुछ बातें आई हैं जिनको भी आप देख लीजिए। पहला तो एक सामान्य सा तथ्य बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। ये सामान्य सा एक तथ्य है। तमिलनाडु राज्य के अंदर सप्ताह में 2 बार एक इरोड का बाजार लगता है और ये बाजार कहते हैं कि विशालतम बाजार है संसार का। उसके बाद आगे की जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है दादन व्यवस्था। ये क्या है इसको भी आप समझिए। देखिए, दादन व्यवस्था व्यापारी और बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था है जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और बुनकरों से तैयार माल प्राप्त करता है। अंग्रेजी में इसे पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। बुनकर कौन होते हैं? जो धागे का निर्माण करते हैं उनको बुनकर कहा जाता है। व्यापारी क्या करते हैं? इन्होंने डायरेक्टली किसानों से कपास खरीद ली और वो डायरेक्टली कपास दे देते हैं बुनकरों को, और बुनकर क्या करते हैं? उस कपास के माध्यम से धागे बना करके वापस इस व्यापारियों को बेच देते हैं। तो इस व्यवस्था को दादन व्यवस्था का नाम दिया गया है, जिसे अंग्रेजी में पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आगे एक मिल आ रही है, जिनिंग मिल। इसका हमने डिस्कस कर लिया था, फिर वापस कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखिए, वे फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, यहाँ पर
रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। देखिए जो रुई होती है ना, उस रुई के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, उन बीजों को अलग करने का काम करती है ये जिनिंग मिलें। और फिर जब बीज अलग हो जाते हैं तो उसके बाद जो कपास होती है उस कपास को एक गट्ठर बना दिया जाता है ताकि उस गट्ठर के माध्यम से धागे बनाए जा सके। ये कार्य करती है जिनिंग मिलें। और ये जिनिंग मिलें सूत काटने वाली मिलों को फिर वो गट्ठर बेचती है आगे की तरफ, जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आगे एक और शब्द आ रहा है, वो शब्द है निर्यातक। निर्यातक कौन होता है? वे व्यक्ति जो विदेशों के अंदर माल बेचता है उसको निर्यातक कहा जाता है। यानी कि ऐसे कुछ व्यापारी जो विदेशों के अंदर भी सामान बेचते हैं उनको निर्यातक कहा जाता है। और अंततः एक हेडिंग आ रही है, वो हेडिंग है मुनाफा। देखिए जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली जो राशि होती है उसको कहा जाता है मुनाफा। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। जैसे आप किसान का ही उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए किसान ने कपास बेची है और उसको 2 लाख रुपए की कुल इनकम हुई है। अब जब उसने फसल बोई थी तो उसने बीज भी खरीदा था, कीटनाशक भी डाले थे, सिंचाई भी की थी और इसके बाद में बहुत से श्रमिक भी लगे थे। तो उसके अंदर जो खर्चा होता है ना, वो मान लीजिए खर्चा किसान को हो गया 50,000 रुपये। जितना भी जो खर्चा आया है उस खर्चे को फिर जो बाद में जो आय होती है उस आय से घटा देते हैं, फिर जो बचता है ना वो उसका मुनाफा है। और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, फसल खराब हो जाती है तो उससे कुछ भी आय प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जो खर्चा लगना होता है वो लग जाता है, तो ऐसे में वो घाटे की स्थिति में आ जाता है। तो ये एक शब्द था मुनाफा और घाटा। उसके बाद आगे जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है बाजार में कम व सर्वाधिक लाभ वाले। देखिए बाजार के अंदर सभी को बराबर का लाभ नहीं होता है। जो किसान या मजदूर है जो कपास को उपजाने का कार्य करते हैं उनको कम लाभ होता है, या जो बुनकर है जो धागे का निर्माण करता है उसको भी कम लाभ होता है। सर्वाधिक लाभ किसको होता है? जो व्यापारी है उनको होता है, या जो मिलें कपड़े का निर्माण करती है उनको सर्वाधिक लाभ होता है। उसके बाद चैप्टर के अंत में हर बार की तरह एक हेडिंग तो आती है कॉमन। ये हेडिंग है बाजार और समानता, यानी कि समानता और बाजार का एक दूसरे से को रिलेट करने की बात आई है। देखिए बाजार के अंदर असमानता आपको देखने को मिल रही है हर जगह। असमानता किस आधार पर है? इनकम को लेकर के, या जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के आधार पर। क्योंकि जो किसान मजदूर या बुनकर लोग हैं उनको कम प्रॉफिट होता है और व्यापारियों को अधिक प्रॉफिट होता है, तो ऐसे में असमानता देखने को मिल रही है। तो बस ये बात आई है आपके इस हेडिंग के अंदर। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है आपके कंप्लीट। बस इस चैप्टर के अंदर और कुछ खास बातें नहीं है, एक सिंपल सा चैप्टर आया था। क्योंकि ये हमारी सीरीज चल रही है नोट्स बनाने की, तो इसलिए ऐसे चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी आपके नोट्स बन रहे थे वो नोट्स मैंने बनाकर आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये आपके। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, बाज़ार के अंदर किस तरह से एक कमीज़ का निर्माण होता है। अगर आप 7th क्लास पॉलिटी के सभी चैप्टर के नोट्स की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप इस 7th क्लास पॉलिटी के 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर का कोर्स देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अनअकैडमी पर बनाया है, और उसकी भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैप्टर से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।